हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं दुनिया का महान सेल्समैन जिसे ऑग मैंडिनो ने लिखा है। ऑग मैंडिनो ने उस पोजीशन से, उस स्थान से उठा हुआ है जो आज इंसान उठना पसंद नहीं करता, छोड़ देता है, गिव अप कर देता है। यानी एक शराबी इंसान दुनिया का सबसे महान राइटर कैसे बन सकता है, एक 10वां पास इंसान दुनिया का महान राइटर कैसे बन सकता है। उस इंसान ने जो उसकी परिवार बाल बच्चा ने उसको छोड़ चला गया था, वो इंसान कैसे महान राइटर बन सकता है। आज उसकी स्टोरी पढ़ के हो सके तो हम लोग भी हम लोग 30 के एज होंगे, 40 एज होंगे, तभी भी हमें अपना एनर्जी लाकर हम लोग भी अपना लाइफ को ग्रुप कर सकते हैं इस कहानी से इंस्पायर होके। चलिए कहानी को स्टार्ट करके शुरू करते हैं, ज्यादा देर न करते हुए। तो राइटर अपनी कहानी को इस तरह बताते हैं कि मेरे बचपन की बहुत सी पुरानी यादें आज भी ताजा है, खासकर जब मैं उस लाल बालों वाली आयरिश महिला के बारे में सोचता हूँ ना, जो मेरी प्यारी प्यारी माँ थी। अपने बेटे के लिए उनका एक खास सपना था। एक दिन वे मुझसे कहा करती और बार बार कहती, एक दिन तुम लेखक बनोगे मेरी बेटा, सिर्फ लेखक ही नहीं, एक महान लेखक बनोगे मेरी प्यारे बेटे। मैंने उनके सपने को गंभीरता से लिया। बहुत से बच्चों को यह अच्छा नहीं लगता कि उनके माँ बाप उनका भविष्य की योजना बनाए, लेकिन मुझे उनका ख्याल अच्छा लगा। एक मशहूर लेखक, हाँ, इससे पहले कि मैं फर्स्ट ग्रेड में दाखिल होता, माँ मेरे लिए लाइब्रेरी से बोरो की किताबें पढ़ने के लिए लाती और मैं उनके लिए लघु कथाएं लिखने लगा। हाई स्कूल में आते आते मैं स्कूल के पेपर का एडिटर बन गया। हमारा प्लान था कि सर्दियों में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिसूरी में दाखिला ले लूं, क्योंकि हमारा मानना था कि पूरे देश में वही सबसे बढ़िया जर्नलिज्म सिखाई जाती है। और फिर क्या, 6 महीने बाद जब मैं ग्रेजुएट होकर लौटा, तब मैंने देखा मेरी माँ का देहांत हो चुका था। उस वक्त वो मेरे लिए किचन में खाना बना रही थी। उस सदमे को बर्दाश्त करना मेरे लिए बेहद मुश्किल था। बजाय इसके कि मैं 1840 की सदियों में कॉलेज जाता, मैं एक पेपर फैक्ट्री में नौकरी करने लगा और 1842 में मैं आर्मी एयरफोर्स में भर्ती हो गया। 1843 में मैं ऑफिसर बना और बम्बार्डियर के नाते मुझे सिल्वर विंग्स दिया गया। अब मैं एक इज्जतदार ऑफिसर था और कानूनी तौर पर वोट डालने में बस 2 हफ्ते रह गए थे। मैंने भी 24 लिबरेटर से जर्मनी पर 30 बार बमबारी की। जिमी स्वीटबर्ट भी उसी भारी भरकम बम्बार्डमेंट ग्रुप में थे। 445 बार ग्रुप अच्छे इंसान थे। युद्ध खत्म होने पर मैं अमेरिका लौटा और आते ही समझ गया कि एक बम्बार्डियर के लिए नौकरी मिलना कितना मुश्किल है, वे भी उसे जिसने सिर्फ हाई स्कूल पास किया हो। नौकरी की तलाश में कई महीने जूते घिसने के बाद आखिरकार मुझे लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की नौकरी मिली और मैंने उस लड़की से शादी की जिसके साथ युद्ध में जाने से पहले मेरी अच्छी दोस्ती थी। आने वाले 10 साल जिंदगी नरक समान थी, मेरे लिए, पत्नी के लिए और उस प्यारी बेटी के लिए भी जो हमारे लिए ईश्वर का उपहार थी। दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद भी इंश्योरेंस बेचने के लिए जदोजहद बेचने के लिए दिन रात एक करनी पड़ती। हम कर्जे में डूबते गए और परेशानियों से भागने के लिए मैंने वही किया जो आज भी हताश लोग करते हैं। दिन भर मैं इंश्योरेंस के लिए लोगों के साथ फोन पर बात करता। घर लौटते हुए मैं एक बार में एक आध पेक पीने रुक जाता। आखिर मेरा हक बनता था। दिन भर मेहनत जो करता था, जल्द ही एक पेक 2 हुए, 2 से 4 पेक 6 बन गए। आखिरकार तंग आकर मेरी पत्नी हमारी बेटी को लेकर हमेशा के लिए चली गई। उसके बाद के 2 सालों की बस
एक धुंधली सी याद है। मैं अपनी पुरानी फोर्ड कार में देश भर घुमा करता, छोटे मोटे काम करता, बस इतना कमा लेता कि सस्ती शराब खरीद सकूं। मैंने शराब के नशे में न जाने कितनी रातें गटरों में सोकर गुजारी होंगी। नरक भोगता एक बदनसीब इंसान। क्लेवलैंड की कड़कड़ाती बर्फीली सर्दियों की वे सुबह मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने अपनी जान ले ली होती। वह गिरवी सामान रखने की एक छोटी सी दुकान थी। मैं उसके सामने रुका। अंदर के सेल पर एक छोटी पिस्तौल रखी थी। उसकी नली पर एक पीला लेबल था, $26। मैंने जेब से पैसे निकाले, $10 के 3 नोट दे, मेरी आखिरी जमा पूंजी, और मैंने सोचा वे रही मेरी सारी परेशानियों की दवा। मैं वे पिस्तौल खरीदूंगा, कुछ कारतूस लूंगा और अपने उस डब्बे में जाऊंगा जहां मैं रहता था। फिर पिस्तौल कनपट्टी पर लगाकर घोड़ा दबा दूंगा। उसके बाद मुझे आईने में इस नाकाम चेहरे को देखने की जरूरत कभी नहीं होगी। मैं नहीं जानता उसके बाद क्या हुआ। आज मैं उसके बारे में मजाक कर लेता हूँ कि मैं इतना कमजोर था कि मेरे अंदर अपनी जान लेने तक की हिम्मत न थी। जो भी हो, मैंने वो पिस्तौल नहीं खरीदी। बाहर बर्फ गिर रही थी। मैं उस दुकान से आगे बढ़ा और कुछ देर बाद मैंने देखा मैं एक पब्लिक लाइब्रेरी में हूँ। नवंबर की कड़कड़ाती ठंड के बाद अंदर गर्माहट थी। हजारों किताबों के बीच घूमते हुए मैं एक शेल्फ के सामने रुका। उसमें बहुत सी किताबें रखी थी, आत्मनिर्भरता, सफलता, प्रेरणा पर। मैंने उनमें से कई चुनी। पास के टेबल पर जाकर पढ़ने लगा। मैं जवाब तलाश रहा था। मेरी गलती कहाँ हुई? सिर्फ हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद मैं कुछ करने लायक हूँ या नहीं? क्या मेरे लिए कोई उम्मीद है? क्या मुझसे शराब छूट पाएगी? क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या मेरी जिंदगी में सिर्फ निराशा, नाकामी और आंसू ही रह गए हैं? खुद की तलाश में मैं देश भर घूमने लगा। मैं जहाँ जाता किसी न किसी लाइब्रेरी में जरूर जाता। मैंने सफलता पर सैकड़ों किताबें पढ़ ली होंगी। धीरे धीरे मेरी शराब की लत कम होती गई। फिर न्यू हैम्पशायर कॉनकॉर्ड की एक लाइब्रेरी में मुझे क्लेमेंट स्टोन की एक किताब मिली, आशावादी मानसिक नजरिए के जरिए सफलता। उस किताब ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। स्टोन के सफलता के दर्शन ने मुझे बेहद प्रभावित किया। उनके मुताबिक ऊंचे लक्ष्य को पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। उनकी किताब के पिछले पन्ने पर लिखा था कि वे कंबाइंड इंश्योरेंस कंपनी ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। मैंने बोस्टन में उनकी एक सिस्टर कंपनी को खोज निकला और सेल्समैन की नौकरी के लिए अर्जी भेज दी। करीब उन्हीं दिनों मैं एक खूबसूरत महिला से मिला जिसे मुझ पर बहुत भरोसा था। उतना तो मुझे खुद पर भी नहीं था। मिस्टर स्टोन की इंश्योरेंस कंपनी ने जैसे ही 32 साल के मुझे नकारा इंसान को नौकरी पर रखा, मैंने उससे शादी कर ली। बेटी और मैं पिछले 40 साल से साथ में है। 1 साल के अंदर ही मुझे प्रमोशन मिला। मैं अब नॉर्दर्न मेनी टेरिटरी के विशाल ठंडे प्रदेश का सेल्स मैनेजर बन गया था। मैंने कई नौजवान आलू किसानों को काम पर रखा, उन्हें बेचने की कला सिखाई जो स्टोन की आशावादी मानसिक नजरिए पर आधारित थी। जल्द ही हमने कंपनी के कई रिकॉर्ड तोड़े। फिर मैंने काम से 1 हफ्ते की छुट्टी ली और एक टाइपराइटर किराए पर लिया।
लिखने का मेरा सपना दिल के किसी कोने में दरबड़ा रहा था। मैंने एक सेल्स मैनुअल लिखा कि देहातों में इंश्योरेंस को कैसे बेचा जाता है। उसे बड़ी सफाई के साथ फिर से टाइप किया और शिकागो में कंबाइंडिंग इंश्योरेंस कंपनी के हेड ऑफिस में भेज दिया। मैं दुआ कर रहा था कोई न कोई उस महान प्रतिभा को सराहेगा जो नॉर्दर्न मेनी में कहीं दफन है, और किसी ने उससे सराहा। जल्द ही बेटी और मैं अपने बेटे डाना के साथ शिकागो की ओर निकल रहे थे। हमारा सारा सामान गाड़ी की छत पर लदा था। मुझे सेल्स प्रमोशन डिपार्टमेंट में रखा गया, जहां मुझे कंपनी बुलेटिन लिखने थे। आखिरकार मैंने लिखना शुरू कर दिया था। मिस्टर स्टोन ने कंपनी की एक पत्रिका छापी थी जिसका शीर्षक था असीमित सफलता। यह पत्रिका उनके सभी कर्मचारियों और शेयर होल्डरों को भेजी जाती थी। मैं हेड ऑफिस में कई महीनों से काम कर रहा था और मिस्टर स्टोन के नजदीक आ गया था। जब उनकी पत्रिका के संपादक रिटायर हुए, मैंने बेखटके उस पद के लिए अर्जी भेज दी। हालांकि उस वक्त पत्रिका के संपादन के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। उन्होंने न सिर्फ मुझे उस पद पर रखा बल्कि एक मिशन के लिए काम भी सौंपा। मुझे उनकी कंपनी की पत्रिका को राष्ट्रीय पत्रिका में बदलना था। इस लक्ष्य को पाने में मुझे जो भी खर्च करना था उसके लिए उन्होंने मुझे एक ब्लैक चेक दे रखा था। अगले 10 सालों के दौरान हमारी पत्रिका का स्टाफ 2 से 62 हो गया। लोग हमारी पत्रिका को पैसे देकर खरीदते और सर्कुलेशन 2.5 लाख तक पहुंच गई थी। पत्रिका का संपादक बने मुझे कई महीने बीत चुके थे। अचानक एक दिन मैंने देखा कि अगले प्रकाशन के लिए मुझे एक और लेख की जरूरत थी और उसके प्रेस में जाने के कुछ ही दिन रह गए थे। हमारी फाइलों में ऐसा कुछ नहीं था जो लेख के लिए उपयुक्त हो। मैं गोल्फ का दीवाना हूँ। मैं घर गया और पूरी रात बेन होगन पर एक लेख लिखता रहा कि किस तरह उनका कार एक्सीडेंट हुआ और डॉक्टरों ने कहा कि वे अब कभी चल नहीं पाएंगे। वे महान व्यक्ति न सिर्फ चला बल्कि उसने नेशनल ओपन को फिर से जीता। वो लेख असीमित सफलता में छपा और किस्मत ने अपना रंग दिखाया। न्यूयॉर्क के एक पब्लिशर ने मुझे एक चिट्ठी भेजी, एक ऐसी चिट्ठी जिसे पाने का सपना हर लेखक देखता है। उन्हें होगन पर लिखा मेरा लेख बहुत पसंद आया था। उन्हें लगा कि मेरे अंदर काफी प्रतिभा है और अगर आगे चलकर मैं कोई किताब लिखता हूँ तो उनका पब्लिकेशन उसे जरूर छपेगा। 18 महीने बाद हमने एक छोटी पुस्तिका छापी जिसका शीर्षक था दुनिया का महान सेल्समैन। जाहिर है किसी ने भी ऑग मैंडिनो का नाम नहीं सुना था, लिहाजा सिर्फ 5000 कॉपियां ही छपी। लेकिन किस्मत फिर से मुस्कुराती। एम्बे कारपोरेशन के को-फाउंडर रिच डेवोस एक एम्बे सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि एक नई किताब छपी है जो उन सबकी मदद करेगी। उसका नाम है दुनिया का महान सेल्समैन, जो ऑग मैंडिनो जैसे अजीब से नाम वाले आदमी ने लिखी है। रिच डेवोस की कई बार से किताब की बिक्री आसमान छूने लगी और इसे कई बार छापना पड़ा। सिर्फ 2 सालों के भीतर ही 3.5 लाख कापियां बिक चुकी थी। बैंटम
बुक्स ने इसके पेपर बैक राइट्स खरीद लिए। उसके लिए उन्होंने जो कीमत चुकाई वह मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। किताबों की बिक्री थमने का नाम नहीं ले रही थी। शुरुआती पब्लिकेशन के 30 साल बाद आज भी हर महीने 1 लाख से ज़्यादा कापियाँ पेपर बैक में छप रही है। इन वर्षों के दौरान मुझे हर हफ्ते करीबन 80 से 120 चिट्ठियां मिलती है। यह उन कृतज्ञ पाठकों की होती है जिन्होंने दुनिया का महान सेल्समैन पढ़ा और जो मुझे धन्यवाद देते हुए अपना अनुभव बताते हैं कि कैसे इस किताब ने उनकी जिंदगी बचाई या बदली। मुझे सबसे ज़्यादा हैरत इस बात पर होती है कि इनमें से बहुत सी चिट्ठियाँ बिजनेस, फिल्म जगत या स्पोर्ट्स से जुड़े मशहूर लोगों की होती है। मैं उन सबका जवाब देता हूँ, लेकिन उनकी गोपनीयता की इज्जत करते हुए उनका नाम कभी नहीं बताऊंगा। मुझ जैसा किस्मत वाला है कोई। मेरी प्यारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उन्हें गुजरे 50 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। अगर कहीं कोई स्वर्ग है तो हो सकता है वह अपने बच्चे को देख रही हो और नाज कर रही हो कि उसने कितना कुछ हासिल कर लिया। यह मेरी उम्मीद है। इस कहानी से हम ये सीखेंगे, ऑगमेंटिनो ने अपनी माँ की सपना पूरा किया और उस हट से, उस नीच से उठा जहाँ से इंसान हार मान लेती है, खुद को छोड़ देता है, खुद को गिव अप कर देता है, खुद को निकम्मा, खुद को लूजर मानता है। बट इस कहानी से हम लोग ये सीखना चाहिए कि जब वो कर सकता है तो हम लोग क्यों कर सकते हैं। जो एक शराबी इंसान अपनी लाइफ बदल सकता है, एक 32 एज के इंसान भी, जो मात्र 10वां पढ़ा इंसान, हाई स्कूल पास इंसान जो लाइफ बदल सकता है लाइफ को, तो मैं क्यों नहीं बदल सकता हूँ। मैं भी बदलूंगा। आज से कसम खाता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को मैं अच्छी बन के दिखाऊंगा। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।